एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। एक ज्योग्राफी भूगोल का छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको लोग रटते हैं, रट के काम चला रहे हैं। फिर वो चाहे वायुदाब की पेटियां हों और फिर चाहे वो स्थल समीर, जल समीर या फिर पर्वतीय समीर या फिर घाटी समीर हो या फिर वो एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड हो, इनको लोग याद कर, या फिर वायुदाब पेटियाँ मैंने बोला, इनको लोग रट लेते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। मैं इन टर्म को वायु समीर, स्थल समीर और समुद्र समीर या फिर पर्वतीय समीर और घाटी समीर, इंग्लिश में बोलूँ तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या फिर माउंटेन विंड और वैली विंड या फिर बोलूँ मैं कैटाबैटिक विंड और एनाबैटिक विंड, इसके कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में डाउट नहीं बचेगा। ठीक, स्थल समीर क्या होता है मुझे नहीं पता, समुद्र समीर क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। आप खुद बताओगे ये स्थल समीर है कि समुद्र समीर है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओगे। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले नंबर 1 थंब प्रिंसिपल, मतलब जो सिद्धांत है पहला, वह सिद्धांत आपको याद करना है और ये आपको हमेशा याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, कि विंड हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका थंब रूल है, यह सिद्धांत है कि विंड हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे आप भूगोल के कितने भी प्रकांड पंडित हों, चाहे आपको भूगोल कितनी भी ना आती, कुछ भी ना आता हो तब भी चलेगा, बस याद कर लीजिए कि विंड जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए क्या होता है स्थल समीर और क्या होता है समुद्र समीर। तो मैं पहले दिन की बात करता हूँ, फिर मैं रात की बातें करूँगा। कोशिश करिए जहाँ भी आप हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, जो भी हैं, आप मान लीजिए जिस सरफेस पर आप खड़े हैं उसके पास में एक समुंदर है, ये मान के चलिए, और जिस सरफेस पर आप खड़े हैं पास में आपके समुंदर है, ऊपर से सूरज पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, आप जिस सरफेस पे खड़े हैं वह जल्दी गर्म होगा कि आपके बाजू वाला समुद्र जल्दी गर्म हो जाएगा? तो आप मुझे कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि पृथ्वी सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है पानी की तुलना में। जितनी जल्दी सरफेस गर्म होता है उतनी जल्दी सरफेस ठंडा भी होता है। जितनी तेज वो गर्म होगा उतनी तेजी में वो ठंडा होगा रात के समय में। लेकिन दिन के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप खड़े हैं वह स्थान जल्दी गर्म होगा किसकी तुलना में? समुद्र, जो आपके पास में समुद्र है उसकी तुलना में। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जहाँ पर आप खड़े हैं वह स्थान अगर गर्म हो गया तो उसके ऊपर की जो हवाएं हैं वह भी गर्म होंगी, क्योंकि अगर सरफेस गर्म, उससे जो हवाएं टच कर रही हैं, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ऊपर की ओर ट्रांसफ़र होगी तो वो हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। अगर वो विंड गर्म है सरफेस के पास की, तो आप खुद बताइए गर्म चीज़ जब गर्म होगी तो फैलेगी कि सिकुड़ेगी? फैलेगी, फैल जाएगी। गर्म हवाएं क्या करेंगी? फैलेंगी, एक्सपेंड करेंगी, फैलेंगी। गर्म हवाएं फैलेंगी, इसका मतलब वह हल्की हो जाएंगी कि भारी हो जाएंगी? जब तक गुच्छे में थी भारी थी, फैल गई तो क्या हुआ? हल्की हो गई। हल्की हो गई तो बताइए ऊपर उठेंगी कि नीचे बैठेंगी? तो आप कहेंगे सर हल्की हो गई तो ऊपर उठेंगी। और अगर ऊपर उठेंगी तो उस स्थान पर जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर वायु का दाब लगने वाला, उस सरफेस पर वायु का दबाव कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? तो आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, हवाएं गर्म हुई तो फैल गई, फैली तो हल्की हुई तो उठ गई, और उठ गई तो उस जगह पर वायुदाब बचा कहाँ? वो तो निम्न वायुदाब हो गया। तो वहाँ पर क्या प्रेशर क्रिएट हो गया? लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है उस स्थान पर जहाँ पर आप हैं, खड़े हैं। लेकिन उसी समय में अगर मैं तुलनात्मक रूप में समुद्र पर चला जाऊं और समुद्र की बात करूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस समय में समुद्र पृथ्वी की तुलना में देर में गर्म होगा। इसका मतलब समुद्र के ऊपर की हवाएं ठंडी होंगी। अगर हवाएं ठंडी होंगी तो हवाएं सिकुड़ेंगी, मतलब फैलेंगी नहीं, सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ेंगी तो वह हवाएं क्या होंगी? भारी हो जाएंगी। भारी होंगी तो नीचे बैठेंगी तो समुद्र पर आप बताओ दबाव, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब होगा कि निम्न वायुदाब होगा? वायु का दाब समुद्र पर तेज पड़ रहा होगा, इसका मतलब प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। और मैंने आपसे बोला सिद्धांत कहता है कि विंड हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो सिद्धांत लगा दीजिए कि हवा किधर से किधर चलेगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब है, पृथ्वी सरफेस के ऊपर निम्न वायुदाब है। हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर चलना स्टार्ट, मतलब लैंड सरफेस की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। इसलिए समुद्र से जब सरफेस की ओर हवा चलती है, स्थल की ओर हवा चलती है, इसे कहा जाता है सी ब्रीज, या फिर इसे कहते हैं हम लोग समुद्र समीर। समीर मतलब पवन, कहाँ से चल रही? समुद्र से चल रही है। जब विंड समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे कहा जाता है सी ब्रीज या फिर समुद्र समीर। क्या ये रटना था?
इसका उल्टा चलते हैं। अब रात का समय है, रात के समय हो रहा है, आप वह जहाँ पे खड़े हैं मान लीजिए रात हो चुकी है, सूरज जा चुका है, चंद्रमा आ चुका है, माहौल ठंडा हो चुका है। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि जितना तेज सरफेस स्थल गर्म होता है उतनी ही तेज स्थल ठंडा होगा। जैसे ही रात होगी स्थल तेज ठंडा हो जाएगा। लेकिन समुद्र ने जो दिन भर एनर्जी सोखी है, उस एनर्जी को जितना लिया है, वह एनर्जी अब वह रात के समय में रेडिएट बैक मतलब वापस निकालेगा समुद्र। क्योंकि सूर्य के द्वारा दी गई एनर्जी पूरी की पूरी वो सोखे अगर रखेगा तो समुद्र तो गर्म होते चले जाएंगे, गर्म होते जाएंगे तो दिक्कत होती चली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने हीट बजट पढ़ा हुआ है। हीट बजट समझते हैं आप? हीट बजट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात नहीं करता। बजट का मतलब होता है कि कितना आपने व्यय किया और कितना आपने संग मतलब कमाया है, यह बजट कहलाता है। तो हीट बजट क्या होता है? हीट बजट का मतलब होता है कि सूर्य के द्वारा कितना प्रकाश पृथ्वी पर आया और वह कितना वापस लौटा, कितना व्यय मतलब कितना आपने उसको कमाया और कितना आपने उसको एक्सपेंडिचर कर दिया, समुद्र के प्रकाश को वापस भेज दिया, यह उसका हीट बजट कहलाता है। तो समुद्र ने दिन के समय में तो एनर्जी सोखी है, सरफेस ठंडा रहा, लेकिन रात के समय में वो एनर्जी रेडिएट बैक मतलब वापस भेजेगा। तो इसका मतलब रात की बात करूँ तो सरफेस आपका ठंडा होगा जल्दी। अगर सरफेस हुआ ठंडा, ऊपर की हवाएं होंगी ठंडी, ऊपर की हवाएं ठंडी तो हवाएं होंगी भारी, भारी होंगी तो प्रेशर होगा हाई, उच्च वायु दाब क्रिएट होगा। और इसके विपरीत रात के समय में समुंदर में, क्योंकि हवाएं ऊपर का सरफेस गर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, गर्मी बाहर की तरफ निकल रही है, तो समुद्र के ऊपर का सरफेस होगा या गर्म के संपर्क में हवाएं गर्म तो फैलेंगी तो ऊपर उठ जाएंगी तो उस क्षेत्र में वायु दाब निम्न हो जाएगा। और अगर वायु दाब निम्न हो गया तो इस रात की कंडीशन में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगेंगी। कैसे? स्थल के ऊपर उच्च वायुदाब है तो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, इसे कहा जाता है स्थल समीर। समीर मतलब हवा, स्थल से चलेंगी हवाएं तो स्थल समीर होगा। क्या ये चीज़ रटने वाली थी? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ, क्या रटने वाला? अब लोग रटते हैं, इसके आगे लोग रटते हैं पर्वतीय समीर और घाटी समीर। बहुत आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि स्थल समीर क्या है, समुद्र समीर क्या है, तो आपको पर्वतीय समीर और घाटी समीर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? समझिए, दिन के समय की बात करता हूँ, पर्वत है और उसके नीचे घाटी है। एक पर्वत समझ लीजिए कि ऊँचा सा पर्वत खड़ा है और उसके नीचे एक घाटी है, मतलब स्लोप बना हुआ है। तो आप खुद बताइए, दिन के समय में जब सूरज निकलेगा तो पर्वत की ऊंचाई, पर्वत के स्लोप पर, जो पर्वत का स्लोप है उस पर गर्मी ज़्यादा पड़े, मतलब प्रकाश का प्रभाव ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा होगा, वो स्लोप ज़्यादा गर्म होगा, घाटी ज़्यादा गर्म होगी। तो आप मुझे आंसर दोगे सर स्लोप जो है उसका वह ज़्यादा गर्म होगा। मतलब पर्वत ऊंचा है तो सूरज के सीधा मतलब वह जो स्लोप होगा वो जल्दी गर्म होगा। अगर स्लोप जल्दी गर्म होगा तो गर्म के पास की हवाएं गर्म होगी, हवाएं गर्म होगी तो हवाएं हल्की मतलब फैलेंगी तो हल्की होंगी तो ऊपर चली जाएंगी, उठ जाएंगी। इसका मतलब स्लोप पर दबाव कैसा हो जाएगा? निम्न वायुदाब हो जाएगा। और उसकी तुलना में अगर मैं घाटी पे बात करूं तो घाटी उसकी तुलना में ठंडी है, वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा, उच्च वायुदाब क्रिएट होगा। और मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, उच्च वायुदाब से हमेशा विंड निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि दिन के समय में हवा घाटी से पर्वत के स्लोप की ओर चलेगी, माउंटेन की ओर चल रही होगी हवा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कहते हैं हम लोग वैली ब्रिज या फिर घाटी समीर। कहाँ से हवा चल रही है? देखिए नीचे से आपको समझ में आ रहा होगा, घाटी से हवा चल रही है। किस तरफ? मैं पेन ले लेता हूँ फिर समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए घाटी से, ये घाटी है, इससे हवा चल रही है ऊपर की ओर, इसे कहते हैं घाटी समीर, वैली ब्रिज। समझ में आ रहा है ये? और इसके विपरीत जब हम रात के समय की बात करते हैं तो रात के समय में क्या होगा? माउंटेन जल्दी ठंडा होगा क्योंकि सरफेस, और घाटी जल्दी गर्म हो जाएगी। इस समय में क्या होगा? यहाँ पर होगा हाई प्रेशर क्योंकि ठंडा हो गया है, यहाँ पर होगा लो प्रेशर क्योंकि ये गर्म हो गया है। हवाएं एक बार हाई से लो की ओर चलेंगी। इसका मतलब माउंटेन ब्रीज में या फिर मैं बोलूँ पर्वतीय समीर में हवाएं पर्वत मतलब स्लोप से चलती हैं घाटी की ओर, इसे कहा जाता है पर्वतीय समीर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन तो कुछ और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन माउंटेन विंड, इनमें से कौन एनाबैटिक विंड है और कौन कैटाबैटिक विंड है। अब आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, और ये रट्टा क्या लगाना पड़ेगा आपको? याद रखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आपने बहुत सुन रखा है। यम के साथ के है, ये याद रखिए। एम के गांधी है ना, एम के साथ के है, इसका मतलब माउंटेन ब्रीज
या फिर मैं बोलूँ पर्वतीय समीर में कैटाबैटिक विंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, माउंटेन विंड को कैटाबैटिक विंड कहा जाता है और वैली जो ब्रीज होता है, वैली माउंटेन ब्रीज को कैटाबैटिक विंड कहा जाता है और वैली ब्रीज को एनाबैटिक विंड कहा जाता है। इसको ये आपको रटना पड़ेगा। मैंने आपको माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, लैंड ब्रीज और साथ ही साथ सी ब्रीज मैंने आपको समझा दिया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है बार बार घुमा के। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिए। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिए। ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, जब हवा स्थल से चल रही है, सॉरी, आपको जब ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है, जब आपको समुद्र से हवा दिख रही है, स्थल की ओर चल रही है, तो ये हो गया सी ब्रीज, मतलब समुद्र समीर। और जब ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, जब स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, इसे कहते हैं स्थल समीर। ठीक, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट वायुदाब पेटियों में प्रयोग होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट वायुदाब पेटियों में सेम कॉन्सेप्ट प्रयोग होता है और बहुत आसान है वायुदाब का चैप्टर। यही कॉन्सेप्ट लगाई जो मैंने आपको बताया है। बाकी चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो की संख्या तेज़ी में बढ़ाऊँ। समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। आज शाम को मैं आपको अप्रैल माह का करंट अफेयर और मार्च का बचा हुआ कुछ करंट अफेयर दे दूंगा। पहले मार्च का जो बच गया करंट अफेयर, वो मैंने मार्च के 2 माह के 2 पार्ट में करंट अफेयर डाले, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको दूंगा अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हो स्टडी फेसबुक ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, बहुत बेहतरीन टेस्ट कराए जा रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आपका टेस्ट अगस्त से पहले नहीं होने वाला। मज़े करिए और पढ़िए।